हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। आज मैं आपके साथ कम्युनिकेशन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। ये रिसेंटली आज क्वेश्चंस है और कभी कभी ये क्वेश्चंस देख के समझ नहीं आता है कि ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पहले आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप मुझे टॉपिक का नाम बता देना। क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डेनोटेशन। ठीक है, अभी डिनो करना या कॉनोटेशन, अगर आपने ये टर्म्स नहीं पढ़े तो आपको ये आंसर नहीं पता होगा। तो जब ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं जिसका मीनिंग हमें नहीं पता होता है, जैसे मैं बात कर रही हूँ अभी, ये इंग्लिश का वर्ड है और अगर हमें हिंदी में इसका मीनिंग नहीं पता है या फिर हम हिंदी में दे रहे एग्जाम हमको नहीं समझ आ रहा है, तो कुछ चीजें ना हम ऑप्शन से भी ढूंढ सकते हैं। मतलब यहाँ पर कॉमन सेंस और थोड़ा सा अपना दिमाग पर जोर देना होता है कि क्या आंसर बोल रहा है। अब वो बोल रहे हैं इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, अभी किसी चीज की डिक्रीजिंग की वो बात करें, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस में दिया है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बी बेवरेजेस दिया है, सी कोला फिज दिया है और डी लिक्विड दिया है। ठीक है, अभी किसी चीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, भले मुझे नाम नहीं पता है, तो मैं क्या कर सकती इस क्वेश्चन में। तो अब देखिए अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड कौन से फॉर्म में है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या पूछना चाह रहे हैं वो मुझे पहले समझ आ जाना चाहिए। तो अगर अभी कैटेगरी अगर मैं पूछूं, जैसे हम वेन डायग्राम्स बनाते थे, इसके अंदर ये वाला आएगा, इसके अंदर ये वाला आएगा, ठीक है। अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मेल्स के अंदर मैं बात कर सकती हूँ कि वो बेटे भी बन सकते हैं, जैसे सन्स भी बन सकते हैं, मेल फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, फिर मेल डॉक्टर्स भी बन सकते हैं, वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं लिक्विड, कोला फेस बेवरेजेस और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। देखिए अगर इसमें से ना बहुत इजी था तरीका निकालने का आंसर, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ वो समझाती हूँ। अगर अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी बुक ले आइए, नोट्स ले आइए और उसमें आज लिख लीजिए कि आज हम जनरल पेपर वन का ये टॉपिक, जो अब टॉपिक इस बार आप मुझे बताने वाले हो कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया है और हम क्या सॉल्व कर रहे हैं आज, ठीक है। और वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, आप एक बार वीडियो देख लिए फिर अपने नोट्स बना लीजिए। देखिए अभी यहाँ पर मैंने ना सिंपल वर्ड्स में मीनिंग बताया। मैं हमेशा बोलती हूँ पढ़ना इस तरीके से है कि कल किसी को पढ़ा सके। तो डेनोटेशन रेफर्स टू द लिटरल मीनिंग। अब ये ना दो मीनिंग होते हैं, एक होता है डिनोट करना और एक होता है कॉनोटेशन, ठीक है। अब ये जो बात करें डेनोटेशन की, इसका मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो डिक्शनरी मीनिंग, ठीक है। अगर अब हम ना हाउस की बात करें, हाउस, फ्लैट, या फिर मैं बोलूं बंगलो, तो जब आप डिक्शनरी में मीनिंग पढ़ोगे ना उसमें सबका मीनिंग दिया होगा, जैसे वो ब्रिक्स का स्ट्रक्चर है, कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट अगर मैं उसको थोड़ा सा अभी इमोशंस दे दूं, जैसे हम वो एडवर्टाइजमेंट देखे थे, हर घर कुछ कहता है, ठीक है। घर तो मम्मी से ही बनता है, घर ईंटों से नहीं बनता, घर परिवार से बनता है। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव एडेड सम मीनिंग टू इट, ओके, सम कल्चरल मीनिंग, सम इमोशनल मीनिंग टू इट। ऐसे डिक्शनरी नहीं बोल रही है। तो जो डिक्शनरी वाला वर्ड होता है वो डी से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है हम डिनोटेशन की बात करें और कॉनोटेशन को आप याद रख सकते हैं वो कल्चरल से बात कर रहे हैं। तो सी से कल्चरल, सी से कॉनोटेशन, ठीक है। तो डी से डिक्शनरी, सी से कल्चरल, ओके। तो मैंने घर को एक मीनिंग दे दिया। अब या फ्रेंडशिप की बात करोगे तो डिक्शनरी में कुछ और मतलब होगा, उन्होंने डिफाइन किया था, अगर हम बात करें तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो डेनोटेशन रेफर्स टू द लिटरल मीनिंग और रेफरेंस ऑफ अ वर्ड। व्हेन वी टॉक अबाउट डिक्रीजिंग डेनोटेशन वी आर टॉकिंग अबाउट टर्म्स that refer to fewer and fewer items. That is the set of things each word refers to become smaller or more specific. It is the opposite of abstraction or generalization. अब यहाँ पर वो क्या मीनिंग है मैं आपको एग्जांपल में ये समझाती हूँ। देखिए अब जो उन्होंने टर्म्स दिया ना उसको अरेंज करना है फ्रॉम ब्रॉडेस्ट, दैट इज जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। तो अब जो जनरल से स्पेसिफिक, तो आपको बड़े से नीचे आना है। तो लिक्विड देखिए कि अभी लिक्विड उन्होंने बताया नहीं कौन सी लिक्विड की बात करें, वो वाटर की, ऑयल की, तो एनी फ्लूइड जिसको हम लिक्विड बोल सकते हैं। तो ये सबसे ब्रॉड है। अब जो सारे अंदर के टर्म्स है बेवरेजेस, देखिए ये सारे ड्रिंकेबल लिक्विड्स, हम जब बेवरेजेस से इसकी बात करते हैं तो जूस, वाटर, सोडा, टी, हॉट, कोल्ड, वो सब आ जाएगा। तो थोड़ा सा और नैरो हुआ। अब बेवरेजेस के बाद अगर मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलूं तो उसमें सिर्फ फिजी ड्रिंक्स आ जाती है, तो सोडा, स्पार्कलिंग वाटर या आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, तो वो और नैरो हो गया। फिर कोला फिज है, वो और स्पेसिफिक है। हम फिज की बात नहीं करें, सिर्फ कोला फिज की बात करें तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्बोनेटेड, तो नैरोस्ट। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या था,
आप देखिए सबसे ब्रॉडेस्ट से आप नैरो पर कब आएंगे। तो आपको पहले सबसे पहले डेनोटेशन का मतलब पता होना चाहिए था। फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहे, डिक्रीजिंग मतलब जेड टू ए जा रहे कि ए टू जेड, 1 to 10 जा रहे कि 10 to 1। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या मीनिंग लगाना था कि यहाँ पर फ्यूअर आइटम्स तक पहुंचना था, तो ब्रॉडेस्ट से स्टार्ट करके आपको एकदम नीचे लेवल पर आना था। और यहाँ पर मैंने ऊपर दिया एक्सप्लेनेशन में, इट इज द ऑपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और जनरलाइजेशन। ओके, अब ये अरेंज कर लिया अपने टर्म्स ब्रॉडेस्ट से, तो यहाँ पर हमारी गलती हो ही नहीं सकती थी। तो अब आपका करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो लिक्विड, beverages, carbonated drinks, or cola phase. This order moves from a general category, that is liquid, which includes everything drinkable or not, because it is not specified, to more specific categories. Cola phase, a specific subset of carbonated drinks. Okay, तो अगर आपको ये मीनिंग पता था तो आप करेक्ट आंसर देखिए, डी लिक्विड पहला आना चाहिए था। तो डी किस में हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। तो आपने 50-50 कर लिया एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी से। अब सबसे लास्ट में आना चाहिए था कोला फेज। तो ये एक ऑप्शन में नहीं है, ऐसा नहीं, इन्होंने दोनों में दिए। अब हमको यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी बन जाता है, इसलिए कल मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियो में बताया था कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही आंसर से आंसर बना सकते। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए था ए पहले आएगा कि बी पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए और बी में है और यहाँ पर भी ए और बी में। ठीक है, अब हमने क्या देखा, लिक्विड के बाद हमारे पास क्या था, बेवरेजेस। तो डी के बाद आपके पास क्या आना चाहिए था, ये। फिर उसके बाद आना था कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, और फिर यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता ऑप्शन नंबर 4। मीनिंग नहीं पता था तो वोकैबुलरी बढ़ानी है, थोड़ा सा हिंट अगर लगा सकते तो इजी वे में आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, जरूरी नहीं है सबको सब कुछ आता है। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ आपको डरना नहीं है, आप अपनी कॉमन सेंस, ठीक है, उस टाइम आप क्या लॉजिक लगा सकते हो, क्या ट्रिक लगा सकते हो, वो आपको समझना है। बस ये याद रखिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे, तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप एक क्वेश्चन को अगर 10 मिनट दे रहे हो तो इतने में आपके दूसरे क्वेश्चन का नुकसान हो रहा है। अगर आप पेपर 1 को इतना टाइम दे देंगे तो आप अपने पेपर 2 पर नहीं पहुंच पाएंगे। And there is a possibility that the initial questions shown on your screen, which you were able to see on your screen, were very difficult ones. So you started giving them more time, and when you give more time to any of the question, you will not be able to reach to the last question, maybe which was more easier. ठीक है, तो पहले ये आपको स्ट्रेटेजी भी समझ के जानी है। मेरे बहुत कैंडिडेट्स मुझे बोलते मैम आता तो सब कुछ था बट टाइम मैनेज नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी आप अपने मार्क्स को नुकसान दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मेटा कम्युनिकेशन। अब मेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है। अब क्या होता है ना, हमें मेटा कम्युनिकेशन का जो मीनिंग पता था हम वही आंसर में ढूंढ रहे। तो ये भी याद रखिए, यहाँ पर आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप अपना पहले का थॉट्स को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी आपको जो मतलब पता था वो यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं है। तो लेट्स रीड ऑल द ऑप्शंस। मेटा कम्युनिकेशन का मतलब वो बता रहे यूजिंग जेस्चर्स टू सप्लीमेंट वर्बल कम्युनिकेशन। बी, the tone of voice indicating sarcasm despite positive words. C, communicating through media channels. And D, encoding a message into a symbolic form. अब यहाँ पर एक ही मीनिंग है मेटा कम्युनिकेशन का, तो करेक्ट आंसर आपका बनता ऑप्शन नंबर बी। अब मैं हमेशा कैसे पढ़ाती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि मीनिंग के साथ एग्जाम्पल्स के साथ पढ़िए। जब हम टीचिंग में आ जाते हैं तो हमें बच्चों को एग्जाम्पल्स देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा होता है जब आप एग्जाम्पल्स देते हो आपको आंसर बहुत जल्दी से याद रहता है। सो द टोन ऑफ वॉइस इंडिकेटिंग सार्केज्म डिस्पाइट पॉजिटिव वर्ड्स। ठीक है, अभी आपको कोई पूछा, सपोज आप बहुत दिक्कत से आ रहे हो, आपको कोई पूछा आपकी तबीयत ठीक है, आपका मन तो नहीं करता उनको बताने का बट वो टोन से पता लग जाता है। ठीक है, कोई पूछता आप घर आ गए, ठीक है, अक्सर मम्मी हमको पूछती आ गए घर, तो हम बोलते हैं नहीं हमारा भूत आया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर सुटेबल है क्या, देखते हैं चलो। मेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन अबाउट हाउ अ मैसेज शुड बी इंटरप्रेटेड। ठीक है, नाउ इट इज फोकसिंग ऑन हाउ अ मैसेज शुड बी इंटरप्रेटेड रेदर देन द मैसेज कंटेंट इटसेल्फ। सो वी आर नॉट वरीड अबाउट द मैसेज कंटेंट हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ अ मैसेज शुड बी इंटरप्रेटेड, मैसेज कैसे पहुंचाना है। इट इंक्लूड्स टोन, योर वॉइस टोन, ठीक है, पिच, फिर बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टाइमिंग एंड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेंट और फीलिंग्स। ठीक है, तो वर्बल मेटा कम्युनिकेशन देखिए, आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग माई पॉइंट, आई एम जोकिंग, डोंट टेक दिस सीरियसली, लेट मी से दिस रिस्पेक्टफुली, these statements guide how the listener should interpret the message. Okay, non-verbal में क्या आ जाएगा, you are smiling while you are criticizing, signals friendliness not host। ठीक है, आप स्माइल तो कर रहे हो क्रिटिसाइजिंग के टाइम। क्रॉस्ड आर्म्स ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन, ठीक है, मतलब डिफेंसिव पोस्चर में हो। आई रोलिंग सिग्नल सार्केज्म और डिसएग्रीमेंट। नॉडिंग while लिसनिंग सिग्नल्स अंडरस्टैंडिंग और एनकरेजमेंट। मेटा कम्युनिकेशन इज द हिडन, इम्प्लाइड और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। तो ये क्या है, हिडन,
implied or contextual meaning that tells you how to interpret the actual message. It includes tone of voice, facial expressions, body language, context, even silence. आप अपने बॉस से छुट्टी मांगने गए हो, बॉस आपको छुट्टी तो नहीं दे रहा बट बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ कन्वे कर रहा है, ठीक है. सेइंग आई एम फाइन विथ एन एंग्री टोन, लिटरल मैसेजेस आई एम फाइन, मेटा कम्युनिकेशन आई एम एक्चुअली अपसेट, ठीक है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज टोन ऑफ वॉइस इंडिकेटिंग सार्केज्म. एक्सप्लेनेशन दी है मैंने, द सेकेंडरी मैसेज दैट इन्फ्लुएंसेस हाउ द प्राइमरी मैसेज इज इंटरप्रेटेड. ठीक है, आप बोलना कुछ और चाहते हो, आपकी बॉडी टोन कुछ और बता रही है. टोन कन्वेइंग सार्केज्म प्रोवाइड्स मीनिंग अबाउट द एक्चुअल वर्ड. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. आई होप से आपको मेटा कम्युनिकेशन का मतलब समझ आ गया है. और अब जैसे मैंने एक वर्ड सुना मेटा एनालिसिस, तो जब ऐसे कुछ वर्ड्स पढ़ते पढ़ते याद आ जाए तो उनको भी आप चेक कर सकते, ठीक है. अब आप मुझे बता सकते हो ये कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस थे. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर नेट सेट और पीएचडी, क्योंकि मेरी पूरी चैनल पर पीएचडी और रिसर्च सीखे, आप वो उनसे शेयर कर सकते, ठीक है. एग्जामिनेशन नजदीक आ गया एंड कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मैं बोलूंगी हमेशा फॉलो करके जाइए, जैसे एडमिट कार्ड, ठीक है, कितनी कॉपीज लेके जानी है, या फिर आपकी फोटो लेके जानी है, या आपकी आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, या ट्रांसपेरेंट बॉटल ही अलाउ है, घड़ी, कैलकुलेटर, ऐसी चीजें अलाउ नहीं है. और वहां पर कोई हमारी बिलोंगिंग्स का ध्यान नहीं रखता है, तो अगर आप अपने पास 1 लाख का मोबाइल लेके जा रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है. फिर कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं मेटल आइटम्स, जैसे अब मैं सरदारनी हूँ तो हमारे हाथ में कड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों पे बहुत प्रॉब्लम्स होती है. कहीं ना कहीं मैं रिलीजन पर नहीं बोल रही हूँ, जैसे अभी मुस्लिम कम्युनिटी है वो बुर्का पहनेगी, ठीक है. तो कुछ अगर आप अवॉइड कर सकते हो ऐसी चीजें तो आपको लगता है अगर आप कर सकते हो विदाउट हर्टिंग योर सेंटिमेंट्स, या तो अपने रिलीजन को इग्नोर नहीं करने को मैं बोल रही हूँ, जो रूल्स है वो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टाइम पर मुझे लगता है झगड़ने से कोई बात नहीं होती. इनफैक्ट हमारा मूड और एग्जाम का प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है. तो जो आप अपने कल्चर में फॉलो करते हैं वो जरूर कीजिए, ठीक है. कुछ चीजों में चेकिंग का टाइम बढ़ जाता है या फिर उनको प्रॉब्लम होती है. अभी जैसे विंटर सीजन है, आप लोग को लगेगा हम लेयर्स ऑफ क्लोथ्स पहन जाए, तो नहीं पहनिए. स्लीवलेस मतलब अब बहुत बड़ी स्लीव्स वाले कपड़े पहन के जाएंगे तो वो भी डाउटफुल लगता है कभी कभी. तो देखिए आप जैसे आपको सुटेबल लगे और वहां पर आपका ऐसे पीस ऑफ माइंड अफेक्ट नहीं हो, ठीक है. सेंटर पर टाइम पर जाइए, एनटीए वाले बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं. मुंबई में स्पेशली लोकल ट्रेन का प्रॉब्लम कभी भी होता है, आप मेगा ब्लॉक चेक करके जा सकते हैं. हमेशा एग्जाम के दिन मैं बोलूंगी 1 घंटा जल्दी जाइए, वहां जाके बैठने में कोई दिक्कत नहीं है. और ऐसा कभी ना हो कि मेरा 15 मिनट की वजह से एग्जाम मिस हो गया, क्योंकि हो सकता है ये अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई होने वाले थे, ठीक है. तो बाकी सिर्फ रिग्रेट रह जाता है. अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं बहुत सारे मुंबई के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक्टिव हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आपको मैं पीपीटीज भी शेयर करती हूँ, अगर आपको चाहिए होती है पीपीटीज तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है. फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट. ये साल एंड हो रहा है तो मैं भगवान से प्रे करूंगी, वाहिगुरु जी को, कि जो भी स्ट्रगल्स कर रहे हैं, जैसे कोई जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है, या फिर कोई अपने नेट सेट क्वालिफिकेशन या पीएचडी या कोई भी पर्सनल स्ट्रगल्स है, उनको ये पेन से रिलीफ मिल जाए, ठीक है. सबका अच्छा सोचिए, आपका भी जरूर अच्छा होगा. फिर मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में. टिल देन टेक केयर, मे यू ऑल क्वालिफाई.